आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ मौजूद है हरियाणा से भाई वीरेंद्र दुहान जी और साथ में है एडवोकेट देव लोहान जी। दोनों शख्स हरियाणा के रहने वाले हैं और युवाओं से लेकर समाज के हर एक मुद्दे पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। वीरेंद्र भाई का ये परिचय है कि वो हरियाणा की जो एक रांडे रांडे वो युवा जिनकी शादियां नहीं हुई और अब वो युवा से अधेड़ावस्था या वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं। उनका एक यूनियन है, उनके एक संगठन है, उससे जुड़े हुए हैं। और देव भाई प्रोफेशन से हमारे वकील हैं, लेकिन सामाजिक विषयों पर इनकी पकड़ बहुत पैनी है। आप दोनों का स्वागत है मेरे चैनल पर। जय श्री राम। जय जय श्री। एक बड़ी दुखद खबर आई है हरियाणा से। इस भाई ने जो यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने सुसाइड कर लिया। ये इनका मैरिज सर्टिफिकेट है जो कि मैं आप दोनों को दिखाना चाहूंगा। नाम है मगन, पिता का नाम रणवीर सिंह, उम्र थी मात्र 28 वर्ष। इन्होंने दिव्या नाम की एक ऐसी महिला से शादी की जिसका बैकग्राउंड क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि वो पहले से विवाहित थी और उसके एक बच्चा भी था। ये आर्य समाज का एक मैरिज सर्टिफिकेट आप लोग देख पा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे तो डेट पे लिखा हुआ है 3/7/2019। मतलब आज से करीब 6 साल पहले ये शादी हुई थी। आप सोच के देखिए देव भाई की, मगन भाई की हमारी उम्र तब रही होगी मुश्किल से 22.5 साल। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि हरियाणा के युवाओं में एक ना, मुझे लगता है कि एक ये कि मनोदशा में हो गया है कि अगर हम जल्दी से जल्दी शादी नहीं करेंगे तो बाद में पता नहीं हमारी शादी हो ना हो। इसीलिए वो जल्दीबाजी में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं और जिसका बाद में खामियाजा बहुत जो भुगत रहे हैं वो बहुत महंगा पड़ा। मगन को उनकी ये जो वाइफ थी दिव्या, वो ब्लैकमेल कर रही थी कि अपने हिस्से आने वाली 5.5 एकड़ भूमि जो अभी उनके पिताजी के नाम थी, अपने पिताजी को प्रेशराइज करो और बेचो। दिव्या का बैकग्राउंड ये है कि ये दिल्ली, मुंबई और सिटीज, ऐसी जो टॉप क्लास सिटीज है ना, वहां पे बार डांसर का काम करती थी। अब आपको पता ही है कि समाज में जो ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसे काम करती हैं, फिर उनका आगे क्या फ्यूचर होता है। तो वो मगन पे बार बार प्रेशर बना रही थी कि मैं गांव में नहीं रहूंगी, तो चलो मगन ने रोहतक शहर में मकान ले लिया, वहां रहने लग गए। लेकिन ऐसा बताते हैं कि मगन जी के पिताजी की तबीयत कुछ बिगड़ गई तो ये वापस गांव शिफ्ट हो गए। लेकिन ये सो कॉल्ड उनकी बीवी दिव्या नहीं शिफ्ट हुई और वो बॉम्बे जाके रहने लग गई और बॉम्बे पुलिस के एक कर्मचारी से सेट हो गई। ये वीडियो मगन को सिर्फ मानसिक तौर पे परेशान करने के लिए उन्होंने भेजा है। दर्शक जरा इस वीडियो को एक बार देख लें। अब इस वीडियो को देख के आपको करीब करीब कहानी तो समझ आई गई होगी। एक 22.5 साल का अविवाहित युवक, उसने एक छोड़ी हुई औरत, जैसा कि देसी भाषा में मैं ये कह रहा हूं, एक डाइवोर्सी या एक सेपरेटेड वुमन से शादी की जो पहले से शादीशुदा थी और इसके एक बच्चा था। देव भाई, आपको इसके पीछे क्या साइकोलॉजी समझ आती है कि 22.5 साल के नवयुवक को, जिसकी कहीं से भी शादी की उम्र भी नहीं हुई थी, वो एक डाइवोर्सी महिला से शादी कर लेता है। और ये कोई प्रेम विवाह नहीं था कि ये महिला, ये दिव्या नाम की औरत मगन की कोई बचपन की गर्लफ्रेंड थी और बाद में उस गर्लफ्रेंड से शादी करता है। नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। दिव्या ने तो बल्कि पूरा इनका बैकग्राउंड खंगाला, इनका फाइनेंशियल पूरा बैकग्राउंड खंगाला है और सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। लेकिन मगन जैसे और भी युवा हरियाणा में है जो इस प्रॉब्लम से ग्रसित है कि आज मिल रही है, कर लो, पता नहीं कल को शादी हो ना हो। इसके पीछे क्या सच्चाई है? और ये मगन की जो आपने जो पूरा ये केस देखा, इस पे आपका क्या ओपनिंग रिमार्क है? आप जरा अपनी बात स्पष्ट करें, फिर हम वीरेंद्र भाई के पास चलेंगे। जी देव भाई। नन्हे भाई, ये सीधा सीधा किडनैपिंग का मामला है। इस भाई को इमोशनली फिजिकली किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद इस भाई की समझ में
नहीं आने दिया गया कि ये किस तरह की दलदल में फंस रहा है। और ये भाई इकलौते भाई नहीं है, ये मीडिया के सामने आ गया मामला, तो हमें लग रहा है कि ये बहुत ऐसी ऐसी चीजें बहुत जगह होती हैं कि पहले ही जमींदारों के वो लोग बच्चे जिनके 3 किल्ले 4 किल्ले 5 किल्ले हैं, 8 किल्ले तक के जमींदार के बच्चों की शादियां नहीं हो रही है। लेकिन शरीर की भूख कहिए या कुछ डर कहिए, वो कैसी भी लड़की के साथ वो कहते हैं बस लड़की होनी चाहिए भाई, मैं ब्याह करवा दूंगा। ऐसी ऐसी लड़कियां जब उनको टकराती हैं तो वो शादी करवा लेते हैं, और उस लड़की का पूरा पूरा जो ध्यान होता है वो उस जमीन के ऊपर होता है जो जमीनें इनके पास होती है। इसी वजह से पहले भी मैं कह चुका हूं कि जो हमारा पुरुष समाज है, वो पुरुष समाज किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। अगर वो शादी नहीं करवाता तो भाई और भाभी मार रहे हैं, अगर वो शादी करवा लेता तो ऐसी ऐसी लालची औरतें उनको मार रही हैं, जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे बन जाते हैं। अब इस औरत का तो कुछ भी नहीं गया, इसके ऊपर मोटे से मोटा जो है वो अटेम्प्ट टू मोटिवेट टू सुसाइड का लग जाएगा। उसके बाद तो इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन एक आदमी जिसको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि वो आदमी अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया, और उसके बावजूद पूरे का पूरा जो देश है वो इतना असंवेदनशील है कि इस पुरुष की हत्या से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ रहा है। जब तक हम मुंह खोल के बोलना शुरू नहीं करेंगे कि ये किडनैपिंग का मामला था, इस लड़के को जिस तरह आज डिजिटल अरेस्ट नाम का एक नया शब्दावली दी है कि किसी को आप डिजिटली अरेस्ट करके पैसे निकलवा लेते हो तो उसको डिजिटली अरेस्ट कहते हैं। उसी तरह से इस लड़के को फिजिकली अरेस्ट किया गया, इस लड़के को इमोशनली अरेस्ट किया गया। इसकी कम उम्र थी, इस लड़के की ज्यादा उम्र थी, तो इस कम उम्र के लड़के को ये था कि ठीक है यार, लड़का पुरुष समाज बहुत भोला भाला समाज है, उससे दो दो शब्द भी अगर कोई हंस के बोल दे तो वो अपनी जान न्यौछावर करने के लिए वहां पर तैनात हो जाते हैं, वहां तत्पर हो जाते हैं। और ऐसे ही था ये भाई। तो इस भाई के पूरे केस को देखने के बाद एक बात सरसरी तौर से ये कही जा सकती है, ये पूर्णतः सहमति के साथ कही जा सकती है कि पुरुष समाज को अपने अंदर झांक कर देखना होगा। अगर पुरुष समाज जिंदा रहना चाहता है, अगर पुरुष समाज सम्मान के साथ रहना चाहता है, तो पुरुष समाज को अपने अंदर झांक के देखना होगा। अपने अंदर झांक के ये विवेचनाएं करनी होंगी कि किस तरह से पुरुष समाज इस बदले हुए वातावरण में, और एक ऐसे वातावरण में जहां महिलाएं हर रोज उन्हें कभी ड्राम में मार के डाल रही है, कभी पहाड़ों पे मार के डाल रही हैं, कभी कूड़े के ढेर पे मार के डाल रही हैं, कभी खेतों में मार रही हैं, कभी घर पे मरने के लिए मजबूर कर रही हैं। तो इस बदले हुए माहौल में पुरुष कहाँ पर फिट होगा, हमें ये चीजें देखनी होंगी नन्हे भाई। और इन चीजों को देखने के लिए सबसे पहले तो पुरुष को ये सोचना होगा कि हाँ, हम पीड़ित हैं। पुरुष तो आज तक खुद को, हम तो मर्द हैं, हम पीड़ित कैसे हो सकते हैं? तुम ही पीड़ित हो, तुम हर रोज मर रहे हो। कभी तुम जान से मरते हो, कभी तुम सांस से मरते हो, कभी तुम आह से मरते हो। पुरुष हर पल हर क्षण मर रहा है। और एक बहुत बड़ी मुहिम, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा वीरेंद्र दुहन जैसे हमारे योद्धाओं को, जो पुरुष समाज की मांग इतनी 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 सारी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद उठा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे और बहुत सारे भाई हमें चाहिएंगे, आप जैसे भाई चाहिएंगे हमें नन्हे भाई, मेरे जैसे भाई चाहिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आधी आबादी की। ये कोई छोटे तबके की बात नहीं कर रहा हूं मैं आधी आबादी की बात कर रहा हूँ। जिस आधी आबादी को दूसरी आधी आबादी ने मात्र और मात्र पैसे कमाने का कोल्लू बनाकर रख दिया है कि अगर पैसे देगा तो ठीक है, नहीं दे रहा तो अपनी जमीन बेच के दे, अपने गहने बेच के दे, अपनी माँ को मार के दे, अपने पिता को मार के दे, कुछ भी करके दे, पैसे दे। और ये जो पुरुष को पैसे छापने की मशीन बना दिया है महिलाओं ने, ये घर गृहस्थी बसने के कोई लक्षण नहीं है। ये तो आने वाले कोहराम, आने वाले तूफान से पहले की शांति है जो अभी टूट रही है। ऐसे ऐसे न जाने कितने कुक्रम और कितने कांड हमारे पैरों के नीचे दबकर खत्म हो जाते हैं, जिसका जिक्र भी हम नहीं करते नन्हे भाई। तो पुरुष समाज को बेहद सतर्क होकर सोचना होगा। नीले ड्रम से मुझे याद आया, कल लुधियाना में नीले ड्रम में एक
डेड बॉडी मिली है एक युवक की, जिसकी उम्र 40 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कौन है, लेकिन नीले ड्रम का तो ये खौफ हो गया है। अब मैं आऊंगा वीरेंद्र दुहान भाई, वीरेंद्र भाई के पास। वीरेंद्र भाई, मुझे एक बात बताइए, 22.5 साल का लड़का, एक तो उसकी उम्र अभी शादी की हुई नहीं है, क्या सच में हरियाणा के युवा इस बात से ग्रसित है कि जो मिल रही है भैया कर लो, नहीं बाद में होगी नहीं? सभी खरी कोटि के दर्शकों को मेरी राम राम। और मैं सभी युवा भाइयों से एक बात कहता हूं, अपनी मानसिकता बदलो और अपना जीवन को अच्छा बनाओ, और सोशल मीडिया, सोशल साइट से थोड़ा सा हटके और पूरा देख के यूज करो उसको। नन्हे भाई, मैं आपको एक बात बताता हूं, भाई की उम्र 22 साल थी उस समय। तो उस भाई ने एक बात का पहले से पता था कि तेरी शादी नहीं होगी। मैं पूरे दावे से ये कह सकता हूं, उसे या तो ये लड़की इंस्टाग्राम पे मिली होगी या फेसबुक पे मिली होगी। लड़कियां क्या कर रही हैं, औरत कह सकते हैं, औरत क्या कर रही हैं कि ये देखते हैं कि इस इंसान ये सिंगल है या शादीशुदा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, उस हिसाब से उससे वो फ्रेंडशिप करती हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बातें करके अपने जाल में फंसा लेती हैं। उसके बाद फोन ले लेती हैं, फिर वो मीटिंग वीटिंग होती हैं। तो मैं इस भाई की इतनी बात मान सकता हूँ, इसने पहले तो मीठी मीठी बातों में आया है, और फिर इनकी कोई फिजिकल हुए होंगे, उसके बाद इसके ऊपर प्रेशर बनाया गया होगा, उसके बाद फिर ये बात शादी तक आई है। लेकिन इसने शादी कोई शौक में नहीं की है, शादी भी इसकी दबाव में हुई होगी, जहां तक मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी है कई चैनल पे, क्योंकि ये माँ बाप से अलग रह रहा था, तो इस वजह से शादी इसकी दबाव में हुई है। और रही बात ये अकेला भाई नहीं है, ऐसे बहुत भाई हैं। इसने तो चलो मरने से पहले वीडियो बना दी और वो वायरल हो गई, नहीं तो दब भी जाती हैं, फैमिली वाले शर्म के मारे ये वो दबा देते हैं। लेकिन मैं सभी युवा भाइयों से एक बात कहूंगा, ब्रह्मचर्यपन का पालन करो। अगर शादी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अनमैरिड थे, और बहुत अनमैरिड रहे हैं, समाज की सेवा करने के लिए। सॉरी, थोड़ा सा तो शादी कोई जरूरी नहीं है, आप शादी के बगैर भी अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। और नन्हे भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, सोशल मीडिया, सोशल साइट पे जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी लेडीज हैं, वो पहले ये देखती हैं इस बंदे का रहन सहन कैसा है, इसकी फेस वैल्यू कैसी है, मतलब उसको फाइनेंशियली जज कर लेती हैं कि इसकी फाइनेंशियली इतनी अच्छी है, और फिर उसके पास रिक्वेस्ट भेज देती हैं। एक नहीं, लाखों की रिक्वेस्ट आती हैं। ये हमारे साथ भी ऐसा होता है, ये कोई अकेला वो भाई नहीं है। जब हम अकेले अपनी वीडियो डालते हैं तो देखते हैं सिंगल है, तो युवा इसमें ज्यादा लालच में आ जाते हैं। मैंने यहां तक देखा है कि पहले इंस्टाग्राम पे दोस्ती होती है, उसके बाद पैसे की डिमांड जाती है, एक मीटिंग होगी तो पैसे की डिमांड बढ़ती चल जाती है, और उसके बाद उसको अगर वो पैसा नहीं देता तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, एक मुकदमा बहुत नजदीक से देखा था, ऐसे ही हुआ था। उसको बहुत पड़ताड़ना सहनी पड़ी, लेकिन वो बंदा बचा तब, उसके पीछे भी उसी लेडीज ने 4 मुकदमे और भाइयों पे करवा रखे थे। तो नन्हे भाई, ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे ऐसे बहुत केस हैं, बस थोड़ी सी युवाओं को जागरूकता में आना पड़ेगा। और मैं तो पेरेंट्स से भी यही अर्दा विनती करूंगा कि अपने बच्चों को सोशल साइट से दूर रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चों पे, क्योंकि कच्ची उम्र है, वो कहीं बहल जाते हैं। 22 की उम्र कोई उम्र थोड़ी है आज के समय में। तो युवाओं से भी मेरी ये हाथ जोड़ के अपील है कि भाइयों, अपना थोड़ा सा मानसिकता ठीक करो और इस चुंगल में मत फंसो।
मानसिकता ठीक करो। जी नन्हे भाई। और सरकार से मैं एक ही अरदास करता हूं कि एक जी आयोग का गठन किया जाए, जो कि हम बार बार यही जी जी रिक्वेस्ट जी कर रहे हैं सरकार से कि जैसे महिला आयोग है, तो ऐसे ही एक पुरुष आयोग का भी गठन हो। और जब हमारे जैसे कोई आवाज उठाते हैं तो प्रशासन नेताओं के दबाव में हमारे को परेशान करता है, हमें भी बहुत परेशानियां सहन करनी पड़ती हैं। अभी जैसे ये भाई है, इस भाई ने खुदकुशी की है, इसके पीछे भी एक प्रशासन का आदमी मिला है, तो पुरुष जाए तो जाए कहाँ? अगर वो थाने जाएगा तो ऐसा ही कोई ना कोई भाई वहां पे भी होगा। ये काफी केस ओपन होते हैं कि लेडीज है, उसके साथ एक पुलिस वाला है, फिर उसको ऐसे किया है। ये कितने केस दिन भर आते रहते हैं। तो इसमें पुरुष आयोग का गठन होना बहुत जरूरी है नन्हे भाई। हम तो यही दरखास्त करते हैं देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कि पुरुष आयोग का गठन किया जाए। जी नन्हे भाई। देव भाई, जो बात वीरेंद्र भाई ने कही है कि पुरुषों के लिए भी एक भाई गठन, भाई एक एकदम सही कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे। और मैं तो अब कहूंगा कि जो हिंदू विवाह सिस्टम है ना, उसके अंदर भी प्री नप्चियल एग्रीमेंट की जरूरत है। शादी से पहले एक एग्रीमेंट हो, जैसे ये अंग्रेज करते हैं ना, शादी विवाह करने से पहले एक समझौता, एक एग्रीमेंट करते हैं। दो पार्टियां, पार्टी ए और पार्टी बी के बीच में एक लिखित समझौता होता है कि कल को हमारी शादी अगर नहीं चली तो ये तलाक की, अलग होने की, सेपरेट होने की ये शर्तें रहेंगी हैं। तो मुझे लगता है कि अब हिंदू विवाह सिस्टम में भी भाई साहब इस चीज को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आप देख रहे हैं, आप सोचिए अभी पंजाब का एक मैटर है, एकदम युवा लड़का, भी मुश्किल से उम्र होगी 28-29 साल। वो कहता है कि मैं पिछले 2 या 3 साल की शादी में या 4 साल की शादी में अपनी पत्नी को 8 से ज्यादा देशों में घुमा लाया, जिसमें 2-3 कंट्री यूरोप की थी और 4-5 कंट्री एशिया की थी। जिसमें वो नाम ले रहा था कि इटली घुमा लाया, स्विट्जरलैंड घुमा लाया, फ्रांस घुमा लाया, उसके बाद दुबई घुमा लाया, थाईलैंड घुमा लाया, सिंगापुर घुमा लाया, मलेशिया घुमा लाया, मतलब इस टाइप से नाम गिना रहा था 8-9 कंट्रीज के। आपको जानकर हैरानी होगी, उसके बाद भी वो लड़की उस लड़के को छोड़ दी है और किसी और के साथ रह रही है लिव इन में। तो ये हाल हो गया है आजकल की विवाह व्यवस्था का। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो सोनम वाला केस हुआ था ना, सोनम रघुवंशी वाला, उसमें सोनम रघुवंशी ने अपनी माँ को कहा था ठीक है मेरी शादी कर रहे हो जबरदस्ती ना, ऐसा मजा चखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद करोगे। सोनम रघुवंशी वाले केस में सोनम रघुवंशी की लाख गलती है, लेकिन उसने अपने माँ बाप को ना देखिए आगाह करने की कोशिश की थी कि मेरी शादी मत करो, मेरी शादी राजा से कर दो, राज कुशवाहा से कर दो, मैं राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती। वहां उस लड़की की बात नहीं सुनी कि उसने फिर जो कदम उठाया वो तो देखिए क्षमा योग्य तो नहीं है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को पहले अलर्ट किया था कि मेरे साथ आप ये गलत कर रहे हो। आपको नहीं लगता देव भाई कि जो इस तरह की शादियां हो रही है और उसका जो रिजल्ट आ रहा है हमारे सामने, इससे बढ़िया है भैया के पेरेंट्स को अपने बच्चों से पूछ लेना चाहिए कि बेटा ये लड़का या ये लड़की तुम्हें पसंद है, अगर नहीं पसंद है तो बता दो। और अगर देखिए देव भाई मैं बताऊं, अब तो कानून में ऐसे प्रावधान लाने होंगे कि अगर दो लोग अपनी शादी से खुश नहीं है तो उनको जल्दी से जल्दी कोर्ट्स को फास्ट ट्रैक करना होगा, फैमिली कोर्ट्स को, डाइवोर्स कोर्ट्स को फास्ट ट्रैक करके उन्हें जल्द से जल्द अलग करना होगा कि भैया कम से कम एक दूसरे की कल को तुम है उनके लिए, उनके जीवन से तुम खिलवाड़ करो, उससे बढ़िया कि आप अपने रास्ते हो जाएं। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, एक हफ्ता बाद एक लड़की कहती मुझे 5 करोड़ रुपए की एलिमनी चाहिए, लड़का कहता जी मैं तो साथ रहने को तैयार हूं, लड़के कहते नहीं मैं रहूंगी भी नहीं और 5 करोड़ की एलिमनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता ये तो पूरा फुल फ्लेश्ड एक बिजनेस बन चुका है देव भाई? और ये बहुत, पहली। हाँ और जी। जैसे नहीं कहते कि जैसे रेलवेज की भाषा में कहा जाता है कि एक ट्रेन मेन लाइन पे चल रही है और एक ट्रेन लूप लाइन पे चल रही है, तो ये डिसाइड कैसे होता है? जब सिंगल ट्रैक के जमाने होते थे ना, आने जाने के लिए एक ही ट्रैक होता था, तो वहां पर गाड़ी की औकात के हिसाब से उसको ट्रैक मिलता था। अगर सामने से राजधानी आ रही है और आप किसी सुपरफास्ट में है ना, तो आपकी गाड़ी को लूप लाइन पे डाल दिया जाता था और राजधानी सुपरफास्ट जो होती थी वो सुपरफास्ट को बाईपास करके वो मेन लाइन से निकल जाती थी। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो विवाह व्यवस्था नाम की गाड़ी है वो तो लूप लाइन से भी नीचे उतर के पटरी से उतर चुकी है?
और स्थिति बहुत भयावह होने जा रही है फ्यूचर में भी। नन्हे भाई, आपने जितनी भी बातें पूछी उसमें पहले तो मैं पुरुष आयोग के गठन के बारे में, अपना और अपने साथ में ही हमारा जो जिस संगठन को हम प्रदर्शित करते हैं और जिस संगठन के तहत हम अपने विचार रखते हैं, धर्म कर्म बैठक, उसका भी मैं नजरिया आपको बता देता हूँ। हम पुरुष आयोग के समर्थन में नहीं, हम कतई पुरुष आयोग के समर्थन में नहीं है, हम मानव आयोग के समर्थन में हैं कि पुरुष और महिला दोनों आयोगों को खारिज करके एक मानव आयोग का गठन किया जाए, जो लिंग आधारित ना हो। इसका काम हो कि मानव को मानव की दृष्टि से देखे, अगर किसी स्त्री के ऊपर भी कोई अत्याचार हो रहे हैं, तो वही एक ही जो हमारा आयोग है, वो उस अत्याचार को भी देखे, और अगर किसी पुरुष के ऊपर हो रहे हैं, तो वो उसको भी देखे। हम नहीं चाहते कि एक ही काम के लिए सरकार के 2 सरकार हमारी है, टैक्स का पैसा हमारा है, तो हम नहीं चाहते कि इस काम के लिए 2 अलग-अलग विषय वस्तुएँ तैयार की जाएँ। एक ही विषय वस्तु हो और उसी को अधिकार हो कि आप पुरुष के भी मामले देखेंगे और आप स्त्री के मामले भी देखेंगे। उसी आयोग के अंदर पुरुष भी हों और उसी आयोग के अंदर स्त्री भी हों, उसी आयोग के अंदर वीरेंद्र दुहन जैसे भाई भी हों और उसी के अंदर कोई और जो महिला मोर्चा के और महिला अधिकार के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी हों। तो पहली बात तो ये आ जाती है। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या जो शादी नामक जो व्यवस्था है, वो पटरी से उतर रही है। मैं कहता हूँ कि हम आखिरी पीढ़ी हैं जो इस शादी नामी व्यवस्था को देख रहे हैं। हमारे बाद आने वाली जो हमारी संतानें होंगी, वो इस व्यवस्था के नज़दीक से भी नहीं निकलेंगी और इस चीज़ का ज्वलंत उदाहरण है जापान। जापान के अंदर युवाओं ने शादियाँ नहीं करवाई और नन्हे भाई, आपको जान के हैरानी होगी कि 2024 के अंदर पूरे के पूरे जापान के अंदर सिर्फ 6 लाख बच्चे पैदा हुए हैं। सिर्फ ही 6 लाख बच्चे, क्योंकि कोई शादी ही नहीं कर रहा है, कोई बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहता है। और जिस तरह से पुरुष की सदियों से प्रताड़ना रही है, पुरुष जो है वो सदियों से गुलाम रहा है, पुरुष जो है वो सदियों से भुगत भोगी रहा है। जब जंगल में शिकार करने का टाइम होता था, तो शेर के आगे किसको अड़ा देते थे? पुरुष को अड़ा देते थे। जब कोई बाहर से आक्रांता आते थे, तो आगे किसको अड़ा देते थे? पुरुष को अड़ा देते थे। जहाँ पर मेहनत का काम आता था, किसको अड़ा देते थे? पुरुष को अड़ा देते थे और फिर उस पुरुष को ताने सहने पड़ते थे कि तू करता क्या है? तू तो सारा दिन फ्री ही तो बैठा रहता है, तेरा तो कोई काम-धाम है ही नहीं। और फिर हमने एक चीज़ से और मैं मलाल रखता हूँ, और वो मलाल इस चीज़ से है कि हम है ना महिलाओं को बचाने के लिए खुद ही तैयार खड़े हो जाते हैं। अब हम सोनम रघुवंशी को बचा रहे हैं, ये कह के कि उसने तो अपने माँ-बाप से कहा था। अरे एक सोनम रघुवंशी थोड़े ना है, और अगर उसने अपने माँ-बाप से कहा था, तो वो किसी माँ-बाप का बेटा ही तो था ना, जिसको वो लिजा के वहाँ पर अपने 3 पुरुष मित्रों से मरवा मेरा दिया गया। देव भाई, मेरा पॉइंट ये था कि सोनम रघुवंशी ने अपनी मां को आगाह किया था। यहां मैं पेरेंट्स मैं का फेलियर मानूंगा। मैं पेरेंट्स के फेलियर से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कितना भी बड़ा फेलियर हो नन्हे भाई, फिर भी आप किसी की जान नहीं ले सकते। आप तलाक की अर्जियां डाल सकते हैं। वो लड़की जो है, वो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि माँ बाप का फेलियर था, लेकिन वो लड़की हत्यारी लड़की है। वो लड़की उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार है, और वो लड़की जो वो दुर्दांत है, वो दरिंदगी है। हम कभी भी कि माँ बाप कहीं बुरा नहीं चाहते। उन्होंने कई बार माँ-बाप ये सोच लेते हैं कि चलो शादी के बाद सुधर जाएगी, और पुरुषों में तो ये बहुत सारी बात देखी गई है कि लड़का जैसे ही खड़ा होता है, तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक बार इसका ब्याह करवा दो, ब्याह के बाद शायद सुधर जाए। लेकिन अगर वो नहीं हुआ, चलो आपकी मन-मर्जी के मुताबिक आप तलाक के लिए आवेदन करते, आप घर से और अपने पति से को छोड़ के भाग जाते। आप 1 हफ्ते के अंदर ही वहाँ पर लेके लाव लश्कर चढ़ गए और तलवारों से किसी का बेकसूर बेटा काट दिया। तलवारों से किसी का बेगुनाह बेटा काट दिया, और बेटा ने एक पुरुष काट दिया, किसी का भाई काट दिया, किसी का बेटा काट दिया, किसी का मामा काट दिया, किसी का चाचा काट दिया, किसी का ताऊ काट दिया। एक पुरुष की हत्या सिर्फ एक पुरुष की हत्या नहीं होती है, एक पुरुष की हत्या समस्त समाज की हत्या होती है, क्योंकि एक पुरुष नहीं होता, वो किसी का बाप होता है, वो किसी का भाई होता है, वो किसी का ताऊ होता है, वो किसी का पति होता है, वो किसी का बेटा होता है, वो किसी का फूफा होता है। वो कितने सारे रिश्ते मार दिए जाते हैं एक पुरुष के रूप में।
वो पुरुष कभी फौजी बनता है, वो पुरुष कभी मजदूर बनता है, वो पुरुष कभी खदान का कर्मचारी बनता है, वो पुरुष कभी उगाई करने वाला बनता है। तो वो एक पुरुष के रूप में पूरे के पूरे समाज की बुनियादें तोड़ दी जाती है नन्हे भाई। ऐसी ऐसी औरतों के ऊपर क्या धाराएं नहीं लग जानी चाहिए, ऐसी ऐसी औरतों के ऊपर क्या ही सजा नहीं मिल जानी चाहिए। भाई मैंने पहले ही कहा था कि सोनम रघुवंशी ने जो कृत्य किया है वो अक्षम्य है। उसके लिए उसको क्षमा, आप समाज उसको किसी भी तरह से क्षमा नहीं देने जा रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट बस इतना था कि अब हमें अपने बच्चे बच्चियों की शादी करने से पहले उनकी ही सुननी पड़ेगी। आप अपनी बेटी की शादी, अगर वो कह रहे कि मैंने एक रिक्शे वाले से करनी है, या मगन ने कहा ना कि मैंने एक बार डांसर से शादी करनी है, तो आपको क्या लगता है कि मगन के माता पिता ने या भाई बहन ने या गांव गांव घर के लोगों ने या रिश्तेदारों ने या कुनबे के लोगों ने या दोस्त यारों ने मना नहीं किया होगा कि भाई तू एक बार डांसर से शादी करने जा रहा है? सभ्य समाज में हो सकता है कि सपना चौधरी जिस घर में ब्याही हो उसमें उनको बहुत इज्जत मिलती हो, लेकिन वो इज्जत सिर्फ पैसों से रिलेट करती होगी, मन से। कभी क्या आपको लगता है कि सपना चौधरी की सास ससुर ने या उसके घर के और उसके पति के रिश्तेदारों ने उसको कभी एक्सेप्ट किया होगा? मैं वो यहाँ एक औरत कमेंट करना वो मैं औरत एक कमेंट पिछवाड़ा मटका के मैं मैं एक कमेंट करना चाहूंगा नन्हे भाई, क्योंकि मैं सपना चौधरी को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और मैं सपना चौधरी का जो परिवार है, वीर साहू मेरे बहुत परम मित्र हैं। और वीर साहू का जितना भी कुनबा है मैं सबको जानता हूँ। सपना चौधरी को बहुत इज्जत के साथ, बहुत शालीनता के साथ, और सपना चौधरी को नाचना गाना कोई बुरा नहीं है। अगर कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, मैं अपने मेरे सतरोड़ खाप है, मेरी सतरोड़ खाप की सपना चौधरी बहू है। और मैं पूरी खाप की तरफ से पूरे समाज को आश्वस्त करता हूँ कि सपना चौधरी की पूर्णतः इज्जत है। कि वो नाचती थी, वो गाती थी, नाचना गाना हर किसी को चाहिए। तो इस तरह का कोई भी बात नहीं है। मैं उसके परिवार के साथ बहुत अंदर तक जुड़ा हुआ हूँ, और उसके नाचना, परिवार में पूरा अरे अरे सम्मान अरे है। अरे 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 देव भाई, नाच दुनिया नाचती है, कथक भरतनाट्यम है, और दुनिया मुजरा और नाच में फर्क है। इसको जरा अरे अपने सारा शब्दों नाच को नाच डिफाइन ही है। करिए। अश्लीलता और कामुकता पेश करनी स्टेज के सामने, जहां बुढ़े लार टपका रहे हो, वो नाच नहीं है, वो छिनरई। उसको पूर्वांचल में कहा जाता है छिनरई पेश की। हमारे यहाँ पूर्वांचल में ऑर्केस्ट्रा होता है, एक डांस होता है जिसमें ना स्टेज पे लड़कियां नाच रही होती हैं। अब आप उसको कथकली भरतनाट्यम और सम्मान की निगाह और दृष्टि से नहीं देख सकते। सपना चौधरी सतरोड़ खाप के, मैं तो सतरोड़ खाप के बुढ़ों को बधाई देता हूं कि आप लोग अगर सपना चौधरी को इज्जत दे रहे हैं तो आप बहुत बड़े दिल के लोग हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, आप भी एक गवई सिस्टम से आते हैं, मैं भी एक गांव को बिलोंग करता हूं। आप आज भी और मैं भी दोनों ही गांव से जुड़े हुए हैं। भाई साहब, मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है। वीरेंद्र भाई, अगर मैं गलत बोलूं तो आप मेरी बात को काटना। अगर किसी के घर में सपना चौधरी जैसी बहू आ जाए तो आपको लगता है कि उस घर के चौधरी साहब ताव से किसी और के घर में बैठ के हुक्का पी लेंगे? सर, मुंह दिखाना पतन हो जाता है। मैं भी हरियाणा में रहा हूं, और आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से मेरा परिवार हरियाणा में रह रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। तो मुझे पता है कि सपना चौधरी को ठीक है सतरोड़ खाप सम्मान दे रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या नन्हे हर आदमी नन्हे भाई सपना जैसी नन्हे महिला भाई को मैं आपको एक बात बताऊं। है? जी वीरेंद्र भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, बात सपना चौधरी की है और बात एक वो डांसर बार की थी। ये बहुत अलग अलग दो बातें हैं नन्हे भाई। सपना चौधरी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है और हमारी सतरोड़ खाप उसका पूरा मान सम्मान करती है। पूर्ण मान सम्मान है कहाँ उसका। आप कहाँ आप उसको, जो जो लेडीज बार में नाचती है और कहाँ ये एक सांस्कृतिक डांसर, ये तो दिन रात वाली अलग अलग बात है नन्हे भाई। हम आपकी बात से भी एक, इत्तेफाक नहीं रखते। मैं सच बता रहा हूं, मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, आप दोनों अपना मुंह छुपाते घूमोगे, रहने दो। नहीं, हम अपना मुंह सपना नहीं नन्हे चौधरी, भाई छिपाएंगे नन्हे भाई भाई, साहब, हमने नन्हे सपना बहुत भाई सारे बात चौधरी ये जो नहीं वीडियो है। देखे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है वो पूरे समाज ने देखा है। देव भाई प्लीज रहने दीजिए आप दोनों। नहीं 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 नन्हे भाई, देखिए एक चीज बिल्कुल सामने है, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है। सपना चौधरी ने कभी भी अभद्रता या उस तरह की अश्लीलता नहीं की। अश्लीलता आंखों में है। अगर पुरुष अश्लीलता देखना चाहे तो नंगी भैंसों में देख सकता है। वरना देखिए, सपना चौधरी पूर्णतः पूर्णतः, मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ, और इस बात पे वीरेंद्र दुहन भाई हमारे मोहर लगाएंगे, मेरे भी बड़े भाई है वीरेंद्र भाई। सतरोड़ खाप पूर्णतः
सपना चौधरी की बहुत इज्जत करती है और सपना चौधरी का परिवार इज्जत करता है, मेरा पूरा हरियाणा उसकी इज्जत करता है। और हरियाणा का समाज को इतना संकुचित समाज नहीं है कि नाचने गाने वाली तो मेनका नाचती थी, क्या मेनका की इज्जत नहीं थी? नाचने गाने वाली जब बुद्ध अपना संन्यास के दौरान वापस अपनी राजधानी आ रहे थे, तो वहां पे आम्रपाली जब उन्हें मिली थी, आम्रपाली भी एक नाचने गाने वाली थी, नगरवधु थी, लेकिन क्या आम्रपाली की इज्जत नहीं थी? आम्रपाली की काया जो थी वो कंचन सी पवित्र थी। इसी तरह से जो सपना चौधरी है, सपना चौधरी कंचन सी पवित्र है। सपना चौधरी के बारे में बहुत सारे लाग लपेट आपने सुने होंगे, लेकिन मैं डंके की चोट पे ये बात कहता हूं कि वो सारे के सारे लाग लपेट जो हैं वो झूठे हैं, वो पूर्णतः निराधार हैं। अगर हम पुरुष के हक के लिए लड़ना जानते हैं तो हम महिला के हक के लिए भी लड़ना जानते हैं, और हम किसी भी तरह की झूठी बात को कभी भी कतई भी सपोर्ट और समर्थन नहीं करेंगे। वो सारी की सारी बातें सही हैं। इस लड़की के साथ कहीं पर भी सपना चौधरी को ना जोड़ा जाए। सपना चौधरी एक बेहद ही सुंदर और बेहद ही संस्कारी परिवार से हैं, और आज भी सपना चौधरी जो हरियाणा की संस्कृति के लिए कर रही हैं वो काबिले तारीफ है नन्हे भाई। बाकी वीरेंद्र दुहन भाई मेरे से ज्यादा बता सकते हैं। नन्हे भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारा हरियाणा का कल्चर है ना, वो हमारे हरियाणवी कल्चर के अनुसार सपना चौधरी बहुत फिट बैठती हैं और हमारी सतरोड़ खाप उनका पूरा मान सम्मान करती है। लेकिन आप बात कर रहे हैं वो बार में नाचने वाली, नहीं नन्हे भाई, हाथ को इस तरफ से देखो और इस तरफ से देखो, बहुत फर्क है। बहुत फर्क। हम इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। आप इस आप बात पे न जाते हुए मैं नन्हे आप भाई, लोग मेरी बातों को बस थोड़ा गलत, वीरेंद्र भाई गलत मिस इंटरप्रेट करके, मेरा बस इतना कहना था। अब ये हरियाणा की जो महिला डांसर्स है ना, ये उनकी ये ड्रेस है। जब फाग, ये आप क्या कहते हैं, डांस होता है फाग उसे ये कहते हैं, फागुन महीने में नाचा ये जाता है। भी एक नन्हे ड्रेस है। नन्हे भाई, ये भी एक ये ड्रेस है। ड्रेस ये ड्रेस हमारी जो माँ, दादी, ताई वो पहनती हैं। ये ड्रेस या कोई स्कूल का कोई प्रोग्राम हो तब होता है। इस ड्रेस का एक टाइम है नन्हे भाई, कंपटीशन, और ये हमारे हरियाणवी कल्चर है, आप इस पे न जाएं। चले चले वापस आते हैं अपने मेन पॉइंट पे हम। हाँ, तो देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जब उस लड़के ने, मगन ने अपने परिवार में बात कही थी ना कि मैं ऐसे ऐसे एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो उस दिव्या ने मगन और उसके पूरे परिवार से बात छुपाई कि मैं पहले से शादीशुदा हूं और मेरे एक बच्चा है। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जब शादियां होती हैं तो कितना ज्यादा बैकग्राउंड तक ढूंढा जाता है। मैंने तो देखा है कि लोग लड़की और लड़के के ननिहाल तक जाके ढूंढ के आते हैं कि वहां कोई कमी तो नहीं है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। जी वीरेंद्र भाई। नन्हे भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक मेरा निजी विचार है, ये जो भाई था, इसकी ये सोशल साइट के थ्रू दोस्ती हुई है, और इसने ये सोचा है, इसको बहुत हसीन सपने दिखाए गए हैं, उसने अपनी अच्छी अच्छी फोटो दिखाई है, ये किया है वो किया है। इसमें फैमिली वाले लड़के के साथ नहीं थे, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं। ये खुद उस भाई की खुद की चॉइस थी। अगर खुद की चॉइस नहीं होती तो रोहतक में नहीं रहता, और फिर इसने वापस यूटर्न गांव में मारा है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप के साथ तो इसकी एडजस्टमेंट नहीं थी। देखो, ये तो छुपाती हैं, ये तो आम बात है। आप 35-35 साल की जो इस तरह की लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो 27-28 की बनती हैं। आप कितनी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे और भी साइटें हैं, उन पे जाके देखिए। ये तो ऐसे देखा जाता है, पार्टी बनाते हैं ये, इनका एक टारगेट है, यहाँ से चलोगे, इसमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये पूरा करके 5 साल, इस भाई का तो टाइम बहुत निकाल गया ये। नहीं तो ये 3 साल का टाइम देती है, 3 साल में अपना गेम ओवर। ये हर गांव में है, ऐसा नहीं है कि उस गांव में रोहतक में है, हर गांव में होता है। बस कोई बात दब जाती है और कोई ओपन हो जाती है। इस भाई ने अपनी वीडियो बनाई, अपनी बहन के पास भेजी, तो बहन ने वो आगे सोशल मीडिया पे डाल दी, नहीं तो ये बात दब जाती। समाज ये सोचता भाई बेइज्जती होगी, बच्चों की जिंदगी खराब होगी, क्योंकि इस भाई के बच्चे भी हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा। अगर वो ये
सोच लेते कि बच्चों की जिंदगियां खराब होंगी तो ये बात दब जाती। नन्हे भाई और देव भाई ने जो कहा था कि मैं एक मानव आयोग के गठन की बात कह रहा हूं, मानव आयोग का गठन तो देव भाई पहले से हो चुका है, बहुत समय से इंटरनेशनल मानव आयोग भी है, लेकिन काम कौन कर रहा है? एक महिला के साथ कोई थोड़ा सा वो हो जाता है तो महिला आयोग फटाक से उसको नोटिस जारी करती है। तो ऐसे एक पुरुष आयोग का गठन हो जाए, उसका वो नोटिस जारी होगा तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा। लेकिन हम महिलाओं के खिलाफ नहीं है, बहुत मान सम्मान करते हैं, लेकिन हमने अपने समाज को, पुरुषों को भी तो बचाना है। भाई कितने पुरुष हैं दिन भर काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, शाम को वही बात है भैंसों वाड़े में उनकी खाट मिलती है और उनकी पत्नियां पूरा दिन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये पे वो पे, वो बेचारा 500 रुपए 600 रुपए दिहाड़ी के लेके आता है, उसको चटनी के साथ रोटी मिलती है। मैं गांव में ऐसे खूब हालात देखता हूँ। ये तो एक छोटी सी बात है, बहुत परेशान है लोग। उस भाई ने इतनी तो हिम्मत दिखाई कि वो सुसाइड कर गया। कई लोग ऐसे मर भी नहीं सकते। वो कहते हैं ना, नन्हे भाई कांद बीच और खोद बीच। ऐसे पुरुष समाज के बहुत से लोग कांद बीच और खोद बीच आए बैठे हैं। इसमें सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फिर नन्हे भाई आपने जो एक प्रश्न रखा था कि शादी के लिए एक हिंदू मैरिज एक्ट में कोई संशोधन होगा, हाँ मैं उसके पक्ष में हूँ, होना चाहिए। कई बार लेडीज क्या कर रही हैं, अब वो पीछे एक यूपी की थी, उस भाई ने उसको पढ़ाया, फिर वो HCS लगवाई और फिर वो बाद में उससे तलाक ले गई। देखो ये कितने मामले हैं, ये तो हाईलाइट मामले हैं आ गए। मैंने खुद देखा है, एक मेरे गांव की घटना है किसी की, उस भाई ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, JVT मास्टर लगवाया, JVT जैसे ही लगी फुर हो गई, वो बेचारा चुपचाप बैठ गया। बताओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए और हिंदू मैरिज एक्ट में भी संशोधन होना चाहिए। एक आपने बताया था कि विदेशों में ऐसा है, पार्टी ए पार्टी बी, भाई दोनों की अगर स्टाइल ठीक ठाक नहीं चलती है तो फिर वो तलाक हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में तलाक हो जाए तो बहुत सारे पुरुषों को फायदा होगा। लेडीज तो लिविंग रिलेशन में चली जाती है, पुरुष कहाँ जाएगा? नन्हे भाई ये बहुत भयंकर समस्या है पुरुषों के लिए। और मैं तो बार बार हाथ जोड़ के युवाओं से यही अपील करता हूं कि इस भ्रम जाल में ना फंसे। ये 4 दिन की चमक चांदनी है, फिर घोर अंधेरा है। अपने आप को और अपनी शक्ति को पहचाने। जब आपके अंदर क्वालिटी होगी तो अच्छी औरत आपको मिल जाएगी, फिर उससे शादी करो और अपना घर बसाओ, दाम्पत्य जीवन में खुश रहो। लेकिन ऐसे सोशल साइट से बच के रहो, मैं तो यही कहूंगा। जी जी नन्हे भाई। देव भाई, जाते जाते आपका एक क्लोजिंग रिमार्क हो जाए। मुझे लगता है कि देव भाई, जो मेरा मानना है कि किसी जमाने में ना, जब महिलाओं के, हम कहते थे कि नहीं महिलाओं पर बहुत शोषण होता है, तो महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, बहुत बातें हुई, लोगों एक्टिविज्म आया है, पुरुषों ने भी महिलाओं को सपोर्ट किया कि नहीं, कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण होता है, तो वो कानून बहुत जरूरी थे। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं देव भाई, अब गेम एकदम पलट चुकी है। कुछ ऐसे कानून हैं, आप अच्छा आप एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, आपकी आज शादी हुई है, कल आपकी पत्नी कल एक दिन बाद अगर पहुंच जाए ना पुलिस स्टेशन और कहे कि देव लोहान मुझे दहेज के लिए कल प्रताड़ित कर रहा था, तो पता है आपकी सुनवाई नहीं है। पहले पुलिस आपको उठा के हवालात में पटक देगी, उसके बाद आपकी पत्नी आपके परिवार के जिस जिस मेंबर का नाम लेगी, हो सकता है पुलिस अपनी इनिशियल कार्रवाई में 2-4 लोगों को निकाल दे, लेकिन आप बहुत दिनों तक जेल में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। ऐसे कानूनों में अब संशोधन की जरूरत है। जी देव भाई। नन्हे भाई, मैं एक चीज तो ये बताना चाहता था कि पिछले दिनों अभी लगातार हम एक शूट पर थे और वो बड़ा संजीदा किस्म का शूट था। तो उस शूट पर एक बहुत प्रतिष्ठित इंसान हमारे साथ थे।
उस प्रतिष्ठित इंसान की बीवी उसको इस वजह से तंग कर रही थी कि तू मेरे को 25,000 रुपए की लिपस्टिक नहीं दिलवा सकता, तू जीने लायक नहीं है। अब उसको वो 25,000 की लिपस्टिक सस्ती लग रही थी। वो महिला उसको इस वजह से प्रताड़ित कर रही थी कि तू मेरे को रात को एक बहुत ही सुंदर और महंगी दारू की व्यवस्था नहीं कर सकता, इसलिए तू मेरा पति हो जाने के लायक नहीं है। और उस सब के बावजूद भी वो आदमी लगातार काम कर रहा है। वो लगातार जैसे उसके हाथ में लाख आ रहा है तो लाख उसको भेज रहा है, 50,000 आ रहा है तो 50,000 उसको भेज रहा है, जैसे 20,000 आ रहे हैं तो 20 उसको भेज रहा है। तो इतने सब के बावजूद भी वो औरत उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के माता-पिता को साथ रखने या उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के माता-पिता के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, नन्हे भाई। तो ये क्या ही चीज़ हो चुकी है। दूसरा मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं आज भी इतिहास का छात्र रहा हूँ। मुझे पूरे इतिहास में एक भी कालखंड ऐसा नहीं मिला नन्हे भाई, जिस कालखंड में महिलाओं के ऊपर बर्बरताएँ की गई हों, जिस कालखंड में महिला जो है वो कहीं पर भी जुल्म-ओ-सितम के नीचे रही हो। हाँ, 5, 7, 10, 20, 100, 200 आपने एग्ज़ाम्पल जो है वो सेट करके आप दिखा सकते हो। लेकिन उससे 10 गुना घटनाएँ पुरुषों के खिलाफ हुई हैं नन्हे भाई। कि पुरुष जहाँ पर मरे हैं, एक-एक युद्ध में जहाँ लाखों-लाख पुरुष मर जाते थे, वो किस वजह से मरते थे? ताकि उनकी महिलाएँ सुरक्षित रह पाएँ नन्हे भाई। लेकिन उसकी कोई गिनती नहीं होती। आज भी जब फेमिनिस्ट कल्चर के से जुड़ी हुई लड़कियाँ खड़ी होती हैं, तो उनके सपनों का जो देश होता है, उनके सपनों की जो दुनिया होती है, वहाँ पे एक पुरुष के गले में पट्टा बंधा हुआ होता है और पुरुष कुत्ता बना हुआ होता है और वो खुलेआम प्रचार करके ये बातें कहती हैं, हमें अपने समाज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पुरुष को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और मेरा क्लोजिंग रिमार्क यही है कि पुरुष को अपने स्वाभिमान को जगाने की ज़रूरत है। पुरुष का स्वाभिमान मर चुका है। देव भाई, आपने हमें समय दिया, वीरेंद्र भाई समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को अब मुझे लगता है कि इसमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो एक फॉरेन का कल्चर है ना, वेस्टर्न कल्चर था, कुंवारे रहो छड़े रहो मौज लो, वो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि मेरे खुद के क्लासमेट्स उम्र अंदाजन 33, 34, 35 साल, 45 में से मुझे लग रहा है कि 10-12 लड़के ऐसे जिन्होंने शादी नहीं की और करना नहीं चाहते। और जब उनसे कहो ना कि अरे भाई शादी वादी कर ले, बच्चे बच्चे कर ले, तो वो कहते हैं कि हाँ किया तो था, नीले ड्रम में मिला। ये हाल हो चुका है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी अपनी क्लास के 3 या 4 लड़के या तो सेपरेटेड है या डिवोर्सी है। ये हाल है, उम्र 34-35 साल। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज बहुत गलत दिशा की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें इस पे काम करना होगा। आप दोनों ने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी चर्चा मुद्दे विषय पर फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय 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 श्री